कि बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी, इनको आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए अथवा अकेले अकेले। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं सभी दर्शकों का आभारी हूं। आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। हम अक्सर चेक करते रहते हैं आपके कमेंट्स को कि हमने वीडियो के लास्ट में जो बात बोली है उसका कोई कमेंट्स आया है कि नहीं आया है, और इससे पता लग जाता है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। कल देश के पार्लियामेंट में आखिरी सत्र चल रहा था, विशेष सत्र था, उसका आखिरी दिन, और यह पुराने पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट का मतलब यह है कि जो हमारा पहले से सदन था, क्योंकि अब तो नया बन चुका है, और पुराने सदन में सभी नेताओं ने चर्चा किया, याद किया 1947 से लेकर आज तक। यहां तक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कहां से चले थे और कहां खड़े हैं। बड़ा तंज था उनको, और उन्होंने बहुत सारी उत्तर प्रदेश से संबंधित बातें बताई। बहुजन समाज से संबंधित जब बातें सामने निकल कर आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद किया जाने लगा। नेहरू जी को याद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कर दिया और प्रशंसा भी कर दी, और लगे हाथ गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा राजनीतिक का मुहर मार दिए कि इन्होंने पंडित नेहरू का भी जो है प्रशंसा किया। कहने का मतलब यह कि पिछले 9-10 सालों से प्रधानमंत्री जी और भाजपा हमेशा से सारा ठीकरा फोड़ते आए पंडित नेहरू के ऊपर, और जब आखिरी दिन था, सदन था, तो पंडित जी को याद किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो चर्चाओं का दौर रहा कि देश कैसे कैसे चला, सदन में क्या क्या हुआ, आप जानते होंगे कि आजादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था कि इस देश के बहुजन समाज के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, और उन्हें मिला, मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ना मिलकर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला, और जिसमें 131 सांसद चुनकर पूरे देश भर से सदन में पहुंचते हैं। आप हमेशा बोलते होंगे कि ये 131 का आंकड़ा है, आज मैं उसको थोड़ा सा 2 फाड़ कर देता हूं। जाहिर सी बात है, कोई भी सांसद सत्ता पक्ष से जाकर टिकट लेगा और चुनाव जीत कर जाएगा तो सत्ता के फेवर में बोलेगा। क्या 131 के जो आधे हैं 65-66 सांसद जो कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दलों के मिला के होंगे, जो रिजर्व सीट से चुनाव जीत कर जाते हैं, क्या वह बहुजन समाज के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं? क्या वो कुछ बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद किए गए, और लोगों ने, जो वहां के सदस्यों ने याद किया, वो हमेशा से आर्थिक समानता के पक्षधर रहे। वर्ष 1946 की बात है, जब संविधान असेंबली के लिए एक प्रस्तावना लाया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा, उसको खड़ा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आलोचना किया था और कहा था कि यह जो प्रस्ताव है काफी निराशाजनक है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि बगैर आर्थिक समानता का राजनीतिक समानता नहीं हो सकता। यह हमारे दर्शक महसूस करते हैं या नहीं? अगर आप करोड़पति नहीं हैं तो आप सांसद भी नहीं बन सकते, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अर्थ के ऊपर जितना मैंने लिखा उतना इस संसार में किसी ने नहीं लिखा, और अर्थ से जितना मैं दूर रहा हूं उतना संसार का कोई व्यक्ति भी दूर नहीं रहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स बड़े अर्थशास्त्री जरूर थे लेकिन बहुत ज्यादा गरीब थे। आज की तारीख में बहुजन समाज के लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, और सत्ता से जितना दूर बहुजन समाज के लोग हैं उतना कोई और नहीं। आपको नहीं लगता कि आप बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो सत्ता में नहीं आ पाती? क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि बहुजन समाज के जो राजनीतिक दल है, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो, क्या ये आर्थिक रूप से संपन्न है? क्या इनके पास आर्थिक समानता आई है?
आरक्षण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, लेकिन आरक्षण मिला कहां? नौकरियों में। क्या बैंकों के अंदर जो है आर्थिक समानता है? बैंक समान रूप से अपनी फैसिलिटी सबको देते हैं? क्या SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को उतने लोन प्रोवाइड किए जाते हैं बैंकों के द्वारा जितना अन्य वर्ग को, व्यापारियों को? प्रश्न यहां पर यह उठता है, अगर आप बैंक से 1000 रुपए का कर्ज लिए हैं तो तनाव आपको है, बैंक को नहीं। बैंक आपसे वसूली कर लेगा, लेकिन वही अगर आप 1000 करोड़ का बैंक से लोन ले लें तो आपको कोई तनाव नहीं है, वह तनाव बैंक को है, वो कैसे आपसे वसूली करेगा। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक बहुत ज्यादा अमीर, एक बहुत ज्यादा गरीब, जो हमारी सदन में यह भी परिभाषित कर दिया गया, इस देश में शूद्र कौन, पिछड़ा कौन, अति पिछड़ा कौन। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को मिलाकर मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज का निर्माण किया था, लेकिन इस बहुजन समाज को एक नजर में देखें, ये आर्थिक रूप से काफी दूर हैं, पिछड़े हुए हैं, और इसलिए ये संसद तक नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने 80 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट दे और 80 के 80 जो कैंडिडेट हो वह अरबपति, क्या वो चुनाव नहीं जीत सकते? जरा इस पर गौर कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये आर्थिक चुनाव होता है। बहुजन समाज के जितने भी राजनीतिक दल हैं आर्थिक रूप से काफी टूटे हुए होते हैं, सिद्धांतों के दम पर और केवल बोल बोलकर, माइकों पे भाषण देकर, रैलियों में बाइक को भगाकर घर घर पहुंचते हैं एक एक वोट लेने के लिए, लेकिन वह वोट तब प्रभावित हो जाता है जब आर्थिक रूप से संपन्न उम्मीदवार उन गलियों से गुजरता है और कुछ फैसिलिटी तत्काल और कुछ वायदे ये करके जब निकल जाता है। तत्काल फैसिलिटी में ये आम प्रचलन की बात है, दारू, मुर्गा, पैसा, ये सब चलता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और ये कौन लोग दे सकते हैं? जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। रही बात ये कि जब राम गोपाल यादव जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रयागराज यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे, वहां पर कुछ लड़के आंदोलन कर रहे थे, तो वहां जाकर उन्होंने उन लड़कों से मिला और कहा, भाई इन लोगों का एडमिशन लीजिए, क्यों आप जो आदेश दिए हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, और आदेश को वापस करवाया गया। और जनेश्वर मिश्र के सामने जब ये बात रखा गया कि ये लड़के आंदोलन करते हैं इसलिए हम इनका एडमिशन नहीं लेते, तो जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी से छात्र नेता निकलेंगे कैसे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक और है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जब यूपी में जाते हैं तो इनका SPG के कमांडो इनको सुरक्षित आगे लेकर जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखते रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य एक वह भी प्रधानमंत्री थे जो बैठे हुए छात्रों के पास खुद चलकर जाते हैं, उसका दुखड़ा सुनते हैं, और एक ये प्रधानमंत्री हैं जो अपने मुख्यमंत्री का भी सुनना पसंद नहीं करते। तो कितना बड़ा बदलाव आया है, यानी कहां से हम चले थे और कहां पर खड़े हैं। राम गोपाल यादव जी का कहना यह था। और रही बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पंडित नेहरू को याद किया। पंडित नेहरू को याद करने के बाद काफी वो भावुक भी हुए, और भावुक होने के बाद वो कहने लगे कि यह जो सदन है ये पुराना सदन है, जब हम नए सदन में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, पुराने घर याद आते हैं, उससे हमारी भावनात्मक लगाव होता है, हम भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। सदन के लिए इन्होंने बात कही, लेकिन कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि नूह हिंसा के बाद जो 1000, 1200, 1500 मकान जो गिराए गए वह भी तो किसी का आशियाना था, उसका भी घर से अपना लगाव होगा, उसके घर को तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राजनीति है, बुलडोजर मकान को तोड़ता है, किसी के आशियाने को गिरा देता है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, जैसा कि हम हर रोज सर्वे डालते हैं। कल का जो हमने सर्वे किया था कि बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी, इनको आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए अथवा अकेले अकेले।
तो 78% लोगों ने कहा गठबंधन में आना चाहिए, बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं एक जगह आकर लड़े, और 22% लोगों ने कहा नहीं, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है, जब हम उनके कमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लोगों का कहना यह है कि चंद्रशेखर आजाद को बसपा में विलय कर लेना चाहिए। अगर चंद्रशेखर आजाद को बहुत बड़ा पद की जरूरत है, उनको पद चाहिए, सम्मान चाहिए, तो सम्मान पूर्वक बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवा लेना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, हम तो ये भी कहना चाहेंगे, जैसा कि हमने देखा है, बहन मायावती जी केवल चंद्रशेखर आजाद को ही नहीं बल्कि और भी जो छोटे छोटे दल हैं, वो तो चाहे तो अनुप्रिया पटेल को भी शामिल करा ले, संजय निषाद को भी शामिल करा ले, जो भाजपा के गठबंधन पार्टनर हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी वहां से ला सकते हैं। यानी बहुजन समाज से संबंधित जो भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पकड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बृहत समाज एक जगह आ सकता है। तो चुनाव का नजारा ही कुछ और होगा। लेकिन हम फिर लौट कर आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक समानता, यह आर्थिक समानता बहुजन समाज के राजनीतिक दलों के अंदर भी होनी चाहिए। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो सांसद हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, और एक जिला अध्यक्ष, एक नॉर्मल कैंडिडेट, एक कार्यकर्ता जो प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बसपा में, दोनों की आर्थिक स्थिति एक समान है। याद रखिए, रायसीना हिल जो दिल्ली में है, जहां राष्ट्रपति भवन है, संसद है, लुटियन जोन्स है, रायसीना हिल से आपके घर की जो दूरी है वो उतनी ही दूरी है जितना एक पुजारी पूजा करने बैठता है और कहता है कि मरने के बाद आप विष्णुधाम जाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है, वर्तमान समय में रायसीना हिल विष्णुधाम से कम नहीं। ये एंजॉय करते हैं वहां पर, ये अपने बारे में सोचते हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, उसमें 3 बार सांसदों का वेतन बढ़ा, फैसिलिटी बढ़ी, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। कहने का तात्पर्य, आर्थिक समानता की चिंता शुरू से अब तक रही है। बहन मायावती जी को भी सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी में मजबूत कैंडिडेट जो उनके सदस्य हैं वो मजबूत होने चाहिए। कुछ लॉबी ऐसी भी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री चलाती है, जो मैनेज करती है। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों की एंट्री बहुजन समाज की पार्टियों में होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव हमेशा आर्थिक चुनाव होता है। चंद्रशेखर आजाद जो है समाज को एकजुट करने में सक्षम है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं को एकजुट करने में सक्षम है, लेकिन उन युवाओं को, उस भीड़ को मेंटेन करने में जो सक्षम होगा, उनको भी तो आप आमंत्रित करेंगे, क्योंकि यह चुनाव जो है ये खर्चीली है और आर्थिक चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसी वक्त अंदेशा हो गया था जब वो संविधान का ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और संविधान सभा में जब वो डिस्कस कर रहे थे तो वो कह रहे थे, बार बार कहते थे कि बगैर आर्थिक समानता का राजनीतिक समानता संभव नहीं है। और वो जानते थे कि आने वाले समय में आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग होंगे वो चुनाव जीत कर आ जाएंगे, इनके वोट खरीद लेंगे, इनको अपने पक्ष में मिला लेंगे, अथवा इनको प्रभावित कर देंगे। प्रभावित करने के कई तरीके हो सकते हैं, बस आपके जेब में पैसा होना चाहिए। अब रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी 16 राज्यों में मजबूत है, लेकिन कैडर के दम, प्रदेश अध्यक्ष के दम पर, अपने सिद्धांतों के दम पर, लेकिन क्या आर्थिक रूप से मजबूत है? अगर आज की तारीख में ये कहे, लखनऊ से आदेश हो बहन मायावती जी का कि 16 राज्यों से चंदे के तौर पर आम जनता से जो आपके कैडर हैं उनसे कहिए कि 1-1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दे, तो 16 राज्य का मतलब 16 करोड़, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। जो देखा गया है कि जब राजनीतिक दलों की चंदे उगाही का
चेक किया गया तो सबसे कम और ना के बराबर चंदा मिलता है बहुजन समाज पार्टी को ही, और सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है भाजपा, क्योंकि भाजपा शुरू से व्यापारियों की पार्टी रही, पूंजीपतियों की पार्टी रही, और ये जानते थे कि ये पूंजीपति अपना पैसा खर्च करके इनको सत्ता में कायम रखेंगे। तो जाहिर सी बात है अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए बहुजन समाज की पार्टियों को भी सोचना होगा कि हम आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होंगे इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं वहां पर सिद्धांतों को बलि देते हुए और उनको साथ करना होगा, कहीं न कहीं से कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है सदन तक पहुंचना, संसद तक पहुंचना। अब नई पार्लियामेंट शुरू होगी, उससे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यह भी कहा कि पुराने पार्लियामेंट में बड़े मन वाले लोग होते थे। इसका मतलब यह हुआ कि नए पार्लियामेंट में क्या छोटे मन वाले पहुंचेंगे जिनका मन बहुत छोटा है। कहते हैं कि कानून तो आप बनाते हैं, कानून तो पोटा भी बना, टाडा भी बना, वह जो है रिपील्ड भी हुआ, निरस्त भी कर दिया गया, कानून बनता है, लेकिन कानून से जनता आतंकित नहीं होनी चाहिए। जनता को लगे कि हमारी सुरक्षा के लिए यह कानून बनाई गई है। और इस तरह का डिस्कशन होता रहा। इधर बहुजन समाज से संबंधित जो भी पार्टियां हैं आर्थिक रूप से कमजोर होने के वजह से अपने आप को बेचारा महसूस करती है। कोई भी मीटिंग, कोई भी बड़ी रैलियां बड़े खर्चे नहीं उठा पाती, जिससे हमेशा से कांग्रेस और भाजपा इनके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि ये बड़े बड़े साहूकारों को अपने साथ मिलाकर अर्थ बल से दमन करते हैं। एक तरह से आतंक फैलाना हुआ, और ये है पैसों का आतंक, पैसे खर्च करने का आतंक। इसके ऊपर लगाम भी लगना जरूरी है, और बहुजन समाज को ये सोचना होगा कि आर्थिक रूप से समानता चाहिए। बगैर आर्थिक समानता का राजनीतिक समानता संभव ही नहीं है। बहन मायावती जी पहले ही बता चुकी हैं कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही हम अपना कोई पत्ता खोलेंगे। और रही बात ये कि जो उनके सामने है अभी एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन काफी सारे पहले ही अनाउंस हो गया, और अब तो भाजपा वाले तो पहले ये कहते थे इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन। अब उन्होंने एक नया नाम रखा है कि इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी अलायंस है। जो लास्ट का जो ए है वो अलायंस होता है, तो ये इंडी अलायंस है। कहने का तात्पर्य यह है इंडिया शब्द से बड़ा तकलीफ हुआ है भाजपा को। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि राजवर्धन राठौर जो सांसद है भाजपा से, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की ये चाल रही है कि जो भी इस देश में बढ़िया बढ़िया चीज है वो हम रख लें। जैसे इनका सरनेम गांधी नहीं था, तो इन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो उनसे ये गांधी चुरा लिया। सभी दल के झंडा जो होता है 2 रंग का होता है, 1 से 2 रंग का, इन्होंने तिरंगा का नकल करके 3 रंग का बना लिया। अब सबसे प्रभावी नाम है इंडिया जो गूंज रहा है इंटरनेशनली, तो इन्होंने इंडिया शब्द चुराया है। यानी हर अच्छी चीजों को ये चुराने की कोशिश करते हैं, यही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पूरे देश में हर प्रकार के मुद्दे उठते हैं, क्या कभी यह भी मुद्दा उठेगा कि देश में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, यानी सत्ता पक्ष की कुर्सी लगती है पार्लियामेंट में और विपक्ष की भी लगती है, लेकिन जो 131 सांसद जो रिजर्व कोटे के हैं उनका एक अलग रो बनाया जाए, वो सब के सब एकजुट होकर बात करें, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको बिल्कुल अलग से एक आइडेंटिफिकेशन मिले पार्लियामेंट सदन के अंदर, और वो बोले कि हम रिजर्व कोटे से आए हैं, उन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इग्नोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और 131 आदमी उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं होता। और तो और सत्ता पक्ष का अगर हम आधा निकाल देते हैं 65-66 सांसद, तो ये जो बाकी जो विपक्ष के सांसद हैं जो रिजर्व कोटे से आते हैं, यह भी एक जगह नहीं बैठते, एकजुटता नहीं आती। जरा सोचने वाली बात है, जब ये सांसद 131 को हम एक जगह नहीं ला सकते, 60-65 को एक जगह नहीं ला सकते, पूरे देश के बहुजन समाज को एक जगह लाना ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और रही बात ये, इस अर्थ युग में जहां सांसदों के वेतन, तनख्वाह जो भी है, उनके कमीशन भत्ते
उनकी सुविधाएं के लिए काफी चिंता होती है, लेकिन जिसका वो वोट प्राप्त करके आते हैं उसकी कोई चिंता नहीं होती, उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। आज की तारीख में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्लियर किया था नेहरू जी के सामने कि अभी हमारे देश की वर्तमान आबादी है 40 करोड़ और 40 करोड़ की आबादी में 27 करोड़ जनता को 3 आने का भी इनकम नहीं है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्द थे। आज आपको बता रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसमें 120 करोड़ जनता जो है उसको अगर ये 5 किलो चावल गेहूं नहीं देते हैं, किसान सम्मान निधि ये अगर नहीं देते हैं, सुकन्या योजना का लाभ नहीं देते हैं, किसान का जो है कृषि बीमा उसका लाभ नहीं देते हैं, कुछ सब्सिडी नहीं देते हैं, ये 120 करोड़ जनता लाठी डंडा लेकर निकल जाएगी। ये इनको वोट नहीं देगी, ये बगावत पे उतर जाएगी। इतनी हालत खराब है 120 करोड़ जनता का, और ये इंजॉय करते हैं। इनका पूरा पार्लियामेंट जो बना है अभी नया वाला, ये कम से कम 900 करोड़ का, वहां पे सारी सुविधाएं हैं, ये सब कुछ ऐतिहासिक करते हैं, अनोखा करते हैं, लेकिन इस देश की जनता के लिए किसी प्रकार की कोई अनोखी योजनाएं इनके पास नहीं होती। क्या इस देश की जनता तब भी मरती थी और आज भी मरती है? क्या बदलाव आया? और कुल मिलाकर अगर हम कहना चाहें तो कहां से चले थे और कहां खड़े हैं? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ चले थे और आज मोदी जी के सामने खड़े हैं। हाँ, एक फर्क जरूर आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास 2 से 3 बॉडीगार्ड होता था, रेस कोर्स वो जाते थे अपने घर से, सिक्योरिटी कम थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी इतनी है कि 1.5 करोड़ रुपया पर डे तो उनको एसपीजी पे खर्च होता है, 44 करोड़ रुपया उनके प्रचार पर डे का खर्चा है। यह बदलाव जरूर आया है, चाहे इस देश की जनता के पेट में अनाज जाए या ना जाए, भर दे कपड़ा मिले या ना मिले, होली दिवाली दुर्गा पूजा इसके ऊपर उसके बच्चों को मिठाई मिले या ना मिले, लेकिन इस देश के प्रधान को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।